एक्सएमएल साइट मैप बिल्कुल एचटीएमएल साइट मैप की तरह ही है, लेकिन ये डिफरेंट लैंग्वेज है। तो एचटीएमएल बेसिकली वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है, जिसका मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। लेकिन एक्सएमएल बेसिकली एक डिफरेंट लैंग्वेज है जो सिर्फ सर्च इंजन समझ सकते हैं। दोनों का मकसद अल्टीमेटली सेम होता है। आप चाहे एचटीएमएल साइट मैप बनाएं, चाहे आप एक्सएमएल साइट मैप बनाएं, उसका मकसद वही होता है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स हैं वो एक लिस्ट में रख दें, ताकि जो भी सर्च इंजन गूगल या कोई और उसको क्रॉल करे, उनको वो सर्च इंजन मिल जाए। एक्सएमएल साइट मैप देखने में कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आप इस साइट मैप में गौर करें तो ये जो आपको एरर्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपकी यूआरएल्स ही हैं, और ये पूरी जो है ना लिस्ट आपकी इस पे पड़ी हुई होगी। एक्सएमएल में और एचटीएमएल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एचटीएमएल में आप एज अ वेब पेज गूगल को साइट मैप देते हैं, यानी कि वो सिर्फ उसको वेब पेज के तौर पे ही लेता है, ऑल्दो कि वो साइट मैप है लेकिन है तो वो एक पेज ही, ठीक है। लेकिन एक्सएमएल में आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसको दे सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी, कि आपके लिए कोई पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं ताकि गूगल उसको उस तरह से काउंट करे। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, बल्कि ये कोई भी सर्च इंजन रिकमेंड नहीं करता कि आप इससे प्ले करें। आपको बेसिकली सिंपली एक एक्सएमएल साइट मैप अपलोड करके उसको अपनी वेबसाइट पर रखना होता है, और बाद में आप उसको गूगल वेब मास्टर टूल्स, बिंग वेब मास्टर टूल्स में भी ऐड कर सकते हैं। गूगल वेब मास्टर टूल्स को बेसिकली गूगल सर्च कंसोल भी कहते हैं। तो आप उनमें ये सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको बनाया कैसे जाए। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपका वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं सारे के सारे उन पेजेस के यूआरएल्स एक्सएमएल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो आपको एक यूआरएल देगा और उस यूआरएल पे सारे के सारे यूआरएल्स ऑलरेडी आपके पड़े हुए होंगे। वो एक्सएमएल की फाइल प्लगइन खुद क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो आपको खुद से ये बनाना होता है। आप इसके लिए कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री और बहुत सारे पेड टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एक्सएमएल साइट मैप बनाने की सहूलत देते हैं। उनमें से मैं एक टूल को आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको लिमिटेशन ना हो कि एक्सएमएल साइट मैप बनाना कैसे है। लेकिन अगर आपके पास डेवलपर की सहूलत मौजूद है और अगर आप डेवलपर तक रसाई रखते हैं तो आप अपने डेवलपर से भी कह सकते हैं कि भाई मुझे एक्सएमएल साइट मैप चाहिए या मुझे एचटीएमएल साइट मैप चाहिए। दोनों काम डेवलपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम आप भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से एक्सएमएल फॉर्मेट में जो साइट मैप है वो कैसे क्रिएट होता है। इसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा और उस पे मैं एक अपनी ही वेबसाइट डालकर आपको एक डेमो दिखाऊंगा किस तरह से उसके सारे जो यूआरएल्स हैं वो क्रॉल करेंगे और एक एक्सएमएल फॉर्मेट में मुझे वो आउटपुट दे देंगे। आइए देखते हैं। मैं गूगल में जाऊँगा और वहाँ जाके एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर लिखूँगा और सर्च कर लूँगा। गूगल मुझे काफ़ी रिजल्ट्स दिखाएगा। इसमें से आप, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। फ़िलहाल मैं सबसे पहले जो रिज़ल्ट आ रहा है xml-sitemaps.com, मैं इसको ओपन करूँगा और मैं इधर से अपनी वेबसाइट का एक एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करूँगा। यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको ये बॉक्स नज़र आएगा। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट लिखनी है। फ़िलहाल टेस्ट करने के लिए मैं अपनी ही वेबसाइट का नाम लिखूँगा, जिसका नाम www.usman.co यानी कि usman.co है, और उसका मैं यहाँ स्टार्ट प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, वो उसको रीड करेगा और वो मुझे ये भी बताएगा कि उसने कितने पेजेस स्कैन कर लिए हैं, कितने पेजेस रहते हैं, कितना टाइम गुजर चुका है, और इस तरह से मतलब वो सारी चीज़ें बताएगा। जैसे कि आपने देखा कि साइट xml-sitemap.com ने मेरा एक साइट मैप जनरेट कर दिया है। उसने मुझे यहाँ कुछ स्टैट्स दिए हैं कि वो तकरीबन 29 सेकंड उसको लगे, और उसने 41 पेजेस स्कैन किए हैं, जिसमें से 19 पेजेस उसने ऐड किए हैं, और अभी भी कोई क्यू नहीं है। और ये मेरी वेबसाइट का एक थंबनेल उसने जनरेट किया है जो जैसी उसको नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो नीला बटन है, इस पर आप देखें कि ये व्यू साइट मैप डिटेल्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली वो मुझे एक और पेज पे ले जाएगा जहाँ पर मुझे वो ये बताएगा कि ये साइट मैप की डिटेल्स किस पेज के लिए हैं, और वो मुझे बता रहा है कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मुझे वो XML फाइल दे रहा है, जो मैं जिसको क्लिक करूँगा तो वो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि .xml फॉर्मेट में होगी। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और आप जैसे कि देखेंगे एक फ़ाइल फ़ौरन से डाउनलोड हो गई है और इसको अभी हम बाद में ओपन करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूँ कि ये प्रीव्यू भी मुझे दिखा रहा है कि किस तरह से उसने मेरे Usman.co के सारे URLs जिसमें सर्विसेज, कैरियर, ब्लॉग और मुख्तलिफ जो मैंने पोस्ट लिखी हैं वो सब दिखा रहा है। वो उसमें ये लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट भी बता रहा है कि वो कब लास्ट टाइम मॉडिफाई हुई थी और उसने ऑटोमेटिकली वो प्रायोरिटी खुद सेट कर दी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज जो होम पेज है वो प्रायोरिटी 1 है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद सर्विसेज का पेज यानी कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे 0.8 यानी कि वो 80% प्रायोरिटी है उनकी, और बाकी फिर जो पोस्ट हैं उनकी उससे कम प्रायोरिटी है। अब ये प्रायोरिटी मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको चेंज करें, लेकिन ये है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही जाने दें तो कोई मसला नहीं होगा। अब ये साइट मैप को मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के लिए मैं एक टूल यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो साइट मैप मेरी ड्राइव में आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद, एक मैं टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि वो टेक्स्ट एडिटर में वो कैसा नज़र आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन हो गया है और ये वैसे ही बिल्कुल नज़र आ रहा है जैसे कि हमने पहले स्क्रीनशॉट देखे थे। इसमें ऊपर ये XML लैंग्वेज की सारी कोडिंग है जिसमें वो मेटा डाटा साहब उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, लेकिन फिर आप देखेंगे नीचे URL का टैग ओपन हो रहा है और उसके नीचे मेरी लोकेशन है, यानी कि URL खुद उसकी लोकेशन क्या है वो उसकी मैंशनड है। उसके लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था उसकी डेट मैंशनड है, उसके साथ टाइम भी मैंशनड है और फिर ये कि उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसके बाद URL का टैग क्लोज हो रहा है। सो मेरा ये एक URL जिसकी लोकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम और प्रायोरिटी डिसाइडेड है। इसी तरह से आप देखेंगे सब URLs हैं और सब URLs की आप उनकी लोकेशन, उनकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट और उनकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली डिफाइंड है। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है और वो URL बाद में हम गूगल वेब मास्टर टूल यानी गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर टूल में हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाता चलूँ कि मैंने चूँकि प्लगइन वर्डप्रेस में मेरी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, सो वर्डप्रेस के प्लगइन से मैंने जो एक XML साइट मैप क्रिएट किया है वो डिफरेंट थोड़ा सा नज़र आएगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली वो काम यही करता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा /sitemap_index.xml, ये मेरी साइट मैप का एड्रेस है। इसको मैं टाइप करके एंटर करूँगा तो वो मेरा साइट मैप ओपन कर देगा। इस साइट मैप के लिए मैंने योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये योस्ट एसईओ ने क्रिएट किया है। तो इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, बेसिकली इसमें पेज का साइट मैप है, पोस्ट का साइट मैप है और कैटेगरी का साइट मैप है। जैसे ही मैं पेज का साइट मैप ओपन करूँगा उसमें सारे पेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें आपको इमेजेस भी नज़र आ जाएंगे कि हर पेज पे कितने इमेजेस हैं और फिर उसकी मॉडिफिकेशन डेट क्या है। अब ये हर प्लगइन का अपना फॉर्मेट है। योस्ट का प्लगइन मैं रिकमेंड करूँगा, ये बेहतरीन प्लगइन है एसईओ के लिए भी और साइट मैप्स के लिए भी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको एक टिपिकल रेगुलर XML साइट मैप क्रिएट करने का भी तरीका बताया जो कि आप एक फ्री वेबसाइट से जाके क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि अगर आप योस्ट का प्लगइन यूज़ करें तो उससे आप वर्डप्रेस पे भी एक अपना साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं XML फॉर्मेट के अंदर, और आपको मैंने दिखा भी दिया कि वो किस तरह से नज़र आता है। हर प्लगइन अपना फॉर्मेट रखता है, वो डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपकी मतलब क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो शायद आपको मैनुअल साइट मैप क्रिएट करने में मसला हो। तो पेजेस की तादाद देखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं तो आपके लिए वो फ्री वर्जन शायद काम ना करे। लेकिन अगेन ये आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस करना है या अपनी वेबसाइट देखनी है कि किस वेबसाइट में आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं, ताकि ये आपको मैनुअली ना करना पड़े, ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाए। इन शॉर्ट, XML साइट मैप आपने बनाने ही हैं और उसके लिए अगर आप टूल्स यूज़ करें तो भी बेहतर है, आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आप मैनुअली बना सकते हैं। लेकिन हमें XML साइट मैप बनाकर गूगल सर्च कंसोल में और बिंग वेबमास्टर टूल्स दोनों में ऐड करने होते हैं, जिस पे हम मज़ीद बात बाद में करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि XML साइट मैप आप मैन्युअली कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कहाँ पे करना होता है।
आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो साइट मैप जनरेटर ढूंढने के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा और लिखूंगा XML साइट मैप जनरेटर। आपको बेशुमार मिल जाएंगे, तो हम कोई भी एक फ्री साइट मैप जनरेटर लेकर उसमें से अपनी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करेंगे। तो पहले ये XML डैश साइट मैप आया, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक URL की जगह मिल रही है और वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से इसको आप URL पेस्ट करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ही वेबसाइट का लिंक कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो जिस वेबसाइट का आपने साइट मैप बनाना होगा, आप उसी को कॉपी करके यहाँ URL पेस्ट कर देंगे। ये फ्री में शायद 500 URL तक का स्कैन करता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा URL स्कैन करना है तो उसका आप प्रो वर्जन ले सकते हैं या कोई और आप टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसने फ़ौरन ही उसको स्कैन कर लिया। अब वो कह रहा है साइट मैप की डिटेल देखें, क्लिक करेंगे तो आपको उसने बता दिया कि ये साइट मैप है, इसको डाउनलोड कर लें। मैं साइट मैप की फ़ाइल को डाउनलोड करता हूँ। ये देखिए नीचे वो मुझे प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो वो देखिए नीचे डाउनलोड होगी XML फाइल। अब आपने क्या करना है, अपने सी पैनल में जाना है। ये आप अगर सी पैनल में लॉग्ड इन होंगे तो आपको इस तरह की विंडो नज़र आएगी। यहाँ से आप जाएंगे अपने फ़ाइल मैनेजर के ऊपर, फ़ाइल मैनेजर को क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़ाइल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट के फ़ोल्डर में जाना है। पब्लिक HTML के अंदर मेरी वेबसाइट जो है एड-ऑन्स के अंदर, वो ये जो हमने वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं HTML की, वो टेस्ट नंबर 2 है। और उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर कोई साइट मैप की फ़ाइल नहीं पड़ी हुई। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाके इसको सर्च करूँ, ये मेरी वेबसाइट है test2, और स्लैश अगर साइट में XML को ओपन करूँ तो आपके सामने ये ब्रोकन URL आएगा। तो अब मैंने यहाँ पर अगर अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा अपलोड, और यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट करूँगा अपनी फ़ाइल। डाउनलोड में मैं इसकी साइट में ये जो मैंने क्लिक की थी इसको अपलोड कर दूँगा। वो फ़ाइल यहाँ से अपलोड होगी। ठीक है, जैसे ये ग्रीन हो गया इसका मतलब फ़ाइल अपलोड है। मैं यहाँ क्लिक करके वापस अपनी फ़ाइल मैनेजर में चला जाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर साइट मैप डॉट XML फ़ाइल अपलोड हो गई है, और जैसे ये आपकी रूट डायरेक्टरी में आएगी तो आपकी वो वेबसाइट जहाँ के test2.usmalatif.com, ये स्लैश साइट मैप XML जो पहले पेज क्रिएटेड नहीं था, अब आपने उसको रिफ़्रेश किया तो आपके सामने ये साइट मैप मैनुअली जो क्रिएट किया था वो अपलोड हो गया। और जब भी गूगल इसमें क्रॉल करेगा, इसमें जितने भी URLs हैं जो आप मैनुअली क्रिएट करके अपलोड किया करेंगे, वो जब उसको मिलेंगे तो उसको इंडेक्स कर लेगा ईजीली। तो जी ट्रेनिंग्स, हमने ये सीखा कि किस तरह से XML साइट मैप एक टूल के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप उसको अपने सी पैनल में अपलोड करके अपनी वेबसाइट के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। आपके पास अगर वेबसाइट बड़ी है तो शायद आपको पेड टूल्स या प्रो टूल देने पड़ेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हैं, उसका साइट मैप कैसे बनता है। आम वेबसाइट्स के लिए ये फ्री टूल काफ़ी है। जैसे कि इस कोर्स में मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूँ या मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊँगा, इसी तरह से जब आप गुफ्तगू करते हैं आप भी अक्सर चीज़ों के हवाले देते हैं। वेबसाइट के अंदर भी ये होता है। वेबसाइट के अंदर जब आप हवाला देते हैं तो बेसिकली आप लिंक करते हैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ। अगर वो लिंक आप अपनी ही वेबसाइट को कर रहे हैं तो बेसिकली आप इंटरनल लिंक, उसको एक इंटरनल लिंक क्रिएट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पेज पे सर्विसेज के पेज का लिंक डालूं तो वो मेरा यूज़र है वो होम पेज पे जब आएगा और सर्विस पेज पे क्लिक करेगा तो वो सर्विसेज पेज पे चला जाएगा। अब चूंकि वो मेरी ही वेबसाइट के एक और पेज के ऊपर चला गया तो ये लिंक जो है ये बेसिकली इंटरनल लिंक कहलाएगा। ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होता है। अगर आपकी वेबसाइट का अच्छा स्ट्रक्चर है तो उसके लिंक्स भी अच्छे होते हैं। जैसे कि हमने पहले अंडरस्टैंड किया कि अगर एक वेबसाइट ने मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना है तो वो लिंक टू लिंक जंप करेगी और वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉल करेगी। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बेसिकली इंटरनल लिंकिंग को ही सपोर्ट करने के लिए क्रिएट की जाती है। इसमें एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी होती है जिसको हम कॉन्टेक्सचुअल लिंक बोलते हैं, यानी कि वो लिंक्स जो जिस जगह पे सेंस बना रहे होते हैं वो भी आप लिंक करते हैं। सो दो तरह के इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं। एक तो वो जो स्ट्रक्चर वाइज आते हैं, जिस तरह के होम पेज, सर्विसेज का पेज और सर्विसेज के अंडर उसकी सर्विसेज उस पेज और उनके अंडर जो भी पेजेस आते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर वाइज बनते चले जाते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं सर्विसेज के पेज में अबाउट उसके पेज का भी लिंक दे दूँ। सो इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि एक अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे गूगल को हेल्प करता है। जब गूगल आपके एक पेज पर आएगा
जो बाकी पेजेस से लिंक्ड है, तो गूगल उसको पेज बाय पेज जंप करता हुआ सारे पेजेस स्क्रॉल कर लेगा और अल्टीमेटली सब पेजेस गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे। सो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये हम एक अच्छे इंटरनल स्ट्रक्चर से अचीव कर सकते हैं, जहाँ पर हर पेज एक दूसरे पेज से लिंक्ड होता है और प्रॉपरली हायरार्की में होता है, यानी कि नेस्टेड होता है कि कौन सा पेज किसके अंडर आएगा और उसका पेज उसके अंडर कैसे जाएगा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो टियर्स हमने बनाए थे, वो असल में इसी इंटरनल स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए बनाए थे। अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो आप जैसे कि साइड पे देख सकते हैं कि एक पुअर लिंकिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पुअर इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि गूगल एक पेज पे तो आया, उसको बाकी पेजेस नहीं मिलेंगे अगर आपने उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ होगा। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पेज ए तो लिंक्ड है, लेकिन बाकी पेजेस लिंक्ड नहीं है। वो कैसे गूगल उन तक पहुंचे जब वो लिंक्ड ही नहीं है? तो उसका कोई हल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि अच्छे इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ एक कॉन्टेक्सचुअल लिंक स्ट्रक्चर भी हेल्प करता है गूगल को एक कॉन्टेक्सचुअल लिंक जनरेट करने में। कॉन्टेक्सचुअल लिंक क्या होता है? कॉन्टेक्सचुअल लिंक बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक चीज़ की बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड एक दूसरी चीज़ भी आप ही की एक सर्विस है या आप ही की एक और वेब पेज है, तो आप उस चीज़ की बात करने के साथ उस दूसरी चीज़ की भी बात करेंगे, यानी कि उसको भी लिंक करेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, लेकिन पहले देख लेते हैं कि वो देखने में कैसा लगता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर प्रॉपर है, जिसमें एक होम पेज है, फिर उसके नीचे लेवल 1 के पेजेस हैं, फिर उसके नीचे लेवल 2 और लेवल 3 पेजेस भी हैं। फिर सब प्रॉपरली हायरार्की बिल्ड कर रहे हैं और ये एक अच्छे स्ट्रक्चर की निशानी होती है कि वो लिंक टू लिंक ग्रो करता है और वो हायरार्की में आता है। लेकिन ये बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि आप एक पेज को दूसरे पेज से लिंक नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तो आ रहे हैं, लेकिन फिर आप एक पेज से मुख्तलिफ पेजों को लिंक भी दे सकते हैं। सो इससे भी क्या होता है, गूगल उन पेजेस तक रसाई हासिल कर लेता है जो अदरवाइज शायद स्ट्रक्चर में ना आ रहे हों। छोटी वेबसाइट में ये मसले नहीं होते हैं, क्योंकि छोटी वेबसाइट में 10, 15, 20 या 100 तक भी अगर पेजेस हों तो उसमें ये ज़्यादा मसले नहीं होते हैं। ये ज़्यादा मसले बढ़ते चले जाते हैं जब आप वेबसाइट बढ़ाते चले जाते हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं, तो वहाँ पर आपको ये मसला आएगा, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, असूल यही है कि आप प्रॉपरली उसको स्ट्रक्चर करें, तो वो इंटरनल लिंकिंग खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगे कि प्रोडक्ट ए में प्रोडक्ट बी की बात होनी चाहिए, तो आप प्रोडक्ट ए के पेज पे प्रोडक्ट बी को लिंक करें, और अगर आपको लगे प्रोडक्ट बी में प्रोडक्ट सी या प्रोडक्ट ए की बात होनी चाहिए, तो आप उन दोनों को लिंक करें, ताकि अगर गूगल डायरेक्टली प्रोडक्ट बी के ऊपर आए तो वो देखे कि हाँ, प्रोडक्ट बी से रिलेटेड प्रोडक्ट सी भी है और प्रोडक्ट ए भी है, तो गूगल उसमें आपको वेबसाइट को अच्छी तरह क्रॉल कर लेगा। और इससे आपकी एक चीज़ जो एक एक खदशा होता है कि गूगल शायद कुछ पेजेस तक ना पहुंच सके, वो ख़त्म हो जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा सकता हूँ कि किस तरह से लोग इंटरनल लिंकिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक डेंटल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है। देखने में तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। ये बेसिकली एक सिंपल पैराग्राफ है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको ये 2 लिंक्स नज़र आएँगे। पहला लिंक जो डेंटल क्लिनिक के नाम से उन्होंने अपने होम पेज को लिंक किया हुआ है। सो ये वो इंटरनल लिंक है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आप एक सर्विस का पेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं अगर आपके डेंटल क्लिनिक की बात हुई है और डेंटल क्लिनिक के अगेंस्ट आपने अगर होम पेज को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं, ताकि यूज़र पढ़ने वाला देखे तो उसको अगर वो क्लिक करना चाहे तो वो क्लिक करके अपने आपके होम पेज पे जा सकता है। लेकिन अगर गूगल आपकी वेबसाइट इसी पेज पे आता है, तो वो भी देखेगा कि अच्छा, डेंटल क्लिनिक के ऊपर होम पेज से लिंक्ड है, तो वो भी इस लिंक को फॉलो करेगा और होम पेज पे दोबारा चला जाएगा। इसी तरह से आप देखें, अपॉइंटमेंट के बटन अपॉइंटमेंट पेज से लिंक्ड है। सो अपॉइंटमेंट का पेज लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे जब तक आप कहीं से लिंक नहीं करेंगे, और गूगल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा जब तक आप कहीं से लिंक नहीं करेंगे। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें आप ना सिर्फ होम पेज को लिंक कर रहे हैं, बल्कि अपॉइंटमेंट पेज को भी लिंक कर रहे हैं। और ये दोनों लिंक्स बेसिकली चूँकि उसी की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, तो ये दोनों लिंक्स इंटरनल लिंक्स कहलाते हैं। और ये इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ गूगल की रसाई के लिए, जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा, बल्कि आगे चल के ये लिंक बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। और ना सिर्फ ये गूगल को हेल्प करती है, बल्कि ये यूज़र्स को भी हेल्प करती है। अगर आप किसी बिज़नेस से कुछ शॉपिंग करने के लिए उसके दफ्तर में जाएँ या उनकी दुकान पे जाएँ और वो बंद हो, तो आपको कैसा लगेगा? शायद एक दफ़ा आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगर आप अक्सर औक़ात जाएँ और अक्सर ही आपको वो बंद मिलती हो, तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन अगर वैसे ही आपको एक और दुकान मिल जाए या एक और ऑफिस मिल जाए जो आपकी वही नीड पूरी कर सके और वो हर वक्त खुला रहता हो, तो आप किस पर ज़्यादा जाना पसंद करेंगे? उस दुकान पर जिसका आपको पता नहीं है कभी चलती है, कभी नहीं चलती, या उस दुकान पर जो आपको पता है कि जब भी जाओ तो वो आपको ओपन ही मिलेगी? तो यकीनन आप उसी पे जाएँगे जो आपको ज़्यादा ओपन मिलेगी। और इसी तरह से गूगल भी ये देखता है कि आपकी वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। इसको हम बोलते हैं अप टाइम। इस पे हम अभी बात करते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सिक्योरिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी दुकान पे जाएँ या ऑफ़िस में जाएँ और वहाँ पर वो लोग ना हों जो एक्चुअली ऑफ़िस वाले हैं, वहाँ पर कोई और लोग बैठे हों, तो आपको कैसा फ़ील होगा? यकीनन आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कौन लोग हैं और आपको नहीं पता कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो आपको ये लगेगा कि ये बेसिकली एक जरगमाल उन्होंने बनाया हुआ है। इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाए और यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे आए और वो कंटेंट हैक्ड कंटेंट होगा, आपका कंटेंट नहीं होगा, तो वो डरेगा भी और वो आपको छोड़ के भी चला जाएगा। सो गूगल भी इन दोनों चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देता है कि आपकी वेबसाइट कितनी डाउन होती है या नहीं होती और आपकी वेबसाइट कितनी सिक्योर है। तो पहले बात करते हैं अप टाइम की। सो अप टाइम बेसिकली, जैसे कि हमने बिजनेस की बात की, अप टाइम आपकी वेबसाइट अगर चल रही है तो वो जब यूज़र विजिट करे उसको, तो क्या वो चल रही है उस वक्त या नहीं चल रही, इसको बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट डाउन तो नहीं है। अगर वेबसाइट डाउन होती है तो आपको अक्सर 404 एरर नज़र आते हैं या आपको कोई और एरर नज़र आता है। वो डिपेंड करता है कि वो सर्वर का एरर है, वो वेबसाइट का एरर है, या वो किस चीज़ का एरर है। लेकिन अगर एरर कोई भी है, वो नुकसान पहुंचाता है आपकी एसईओ को और आपकी वेबसाइट को। गूगल अपने यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता है, इसीलिए वो उन वेबसाइट्स को डिमोट करता है जो ज़्यादातर डाउन रहती हैं। अब वेबसाइट डाउन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला तो आपकी वेब होस्टिंग हो सकती है कि मे बी आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है, जो बार बार सर्वर डाउन हो जाता है और उसकी वजह से जब भी कोई यूज़र आता है तो वो होस्टिंग की वजह से आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाता। या ये भी हो सकता है कि होस्टिंग अच्छी थी बट आपने पैकेज अच्छा नहीं लिया, तो वो लिमिट पूरी हो जाती है और जब लिमिट पूरी हो जाती है तो वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। उसके बाद जितने भी लोग आएंगे उनको आपकी वेबसाइट पे कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोड के भी इशूज़ हो सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि किसने वेबसाइट बनाई, उसमें क्या कोडिंग लिखी, वो कितनी हैवी थी, वो कंपैटिबल थी कि नहीं, और वो लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक है कि नहीं। तो अक्सर कोड गलत होने की वजह से भी वेबसाइट डाउन हो सकती है। हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एसईओ की बात करें तो गूगल अप टाइम को एज अ रैंकिंग फैक्टर देखता है और गूगल आपको पीनलाइज करेगा अगर आपकी वेबसाइट बार बार डाउन होगी। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट अव्वल तो डाउन ना हो। अगर आपकी वेबसाइट डाउन होती है तो आपको फ़ौरन उसको अप करना होता है। अब ये पता कैसे चले कि वेबसाइट कब डाउन हुई है और उसको कैसे अप करना है? सो इसके लिए टूल्स मौजूद हैं। आप कोई भी ऑनलाइन फ्री सर्विस यूज़ करके खुद को अलर्ट जनरेट कर सकते हैं। वो फ्री सर्विस क्या करते हैं, वो बेसिकली आपको फ़ौरन एक अलर्ट भेजते हैं जब उनको लगता है कि आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है और वो चल नहीं रही। सो एक टूल मैं आपको बता देता हूँ अप ट्रेंड्स के नाम से। ये अप ट्रेंड एक फ्री सर्विस मुहैया करते हैं जिसको अगर आप साइन अप कर लें और अपनी वेबसाइट का नाम दे दें और ईमेल दे दें उनको, तो वो आपको मॉनिटर करते रहेंगे आपकी वेबसाइट को और वो आपको फ़ौरन से आगाह करेंगे। एक अलर्ट आपकी ईमेल पे आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट कब डाउन हुई और अगर वो वापस आई है या नहीं आई। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही वेबसाइट डाउन होगी, तो बजाय इसके कि आपके हज़ारों लोग जो एक डाउन वेबसाइट के ऊपर विज़िट करते रहें और आपको 2 हफ़्ते पता ही ना चले कि आपकी वेबसाइट तो डाउन थी, आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा कि हाँ, अभी वेबसाइट डाउन हुई है और उसको आप फ़ौरन से अपनी टीम से बात करेंगे या खुद आप उसको अप करेंगे। और उसके आप इश्यूज़ निकालेंगे, क्या इश्यू आ रहा है, उसको आप फ़िक्स करके उसको लाइव करेंगे। तो ये अप टाइम ऑन वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है और इसको आपने एज़ अ एसईओ रैंकिंग फैक्टर देखना है कि आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने सिक्योरिटी की बात की, तो सिक्योरिटी भी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी बेहतर बनाने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जिसमें सबसे पहली बात आपकी होस्टिंग के ऊपर ही आती है कि अगर एक अच्छा होस्ट होगा, तो वो सर्वर लेवल पे और वो अपने अकाउंट लेवल पे आपको सिक्योर करेगा। सो कोई उसका सर्वर को हैक नहीं कर लेगा। चूँकि सर्वर आप नहीं चला रहे, तो सर्वर उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो सर्वर हैक होता है, तो आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। सो आपको एक अच्छी होस्टिंग इसलिए लेनी है कि वो सीरियसली अपनी सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनकी वेबसाइट डाउन ना हो। इसके अलावा डिपेंड ये भी करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया अपनी वेबसाइट बनाने के लिए और उस सॉफ्टवेयर में क्या सिक्योरिटी फीचर्स है। आप वर्डप्रेस पे हैं, मैजेंटो पे हैं, या आपने कोई थर्ड पार्टी यूज़ किया है,
या आपने कोई CMS यूज़ नहीं किया और एक प्लेन HTML वेबसाइट यूज़ किया। इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है कि आपने उसको अपडेट किया कि नहीं किया, कोई प्लगइन ऐसा तो नहीं डाला जो आपकी वेबसाइट हैक कर सकता है। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाए और उस पे वो कंटेंट आपकी मर्ज़ी का ना हो और वो हैकर की मर्ज़ी का हो, तो गूगल के लिए वो एक परेशानी का बायस है। गूगल आपको पेनलाइज़ करेगा क्योंकि आपका कंटेंट अब नहीं रहा, वो एक हैकर का कंटेंट हो गया। उस कंटेंट को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी सिक्योरिटी एनहांस करनी है, और अगर इस कंटेंट को यूज़र भी देखेगा तो वो भी आपको नॉन सीरियस समझते हुए वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सो आपकी बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी SEO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी चीज़ जो सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है SSL सर्टिफिकेट। अगर आप देखें तो अक्सर वेबसाइट के ब्राउज़र्स में HTTP लिखा हुआ होता है और अक्सर के आखिर में HTTP के बाद S भी लिखा हुआ होता है। सो HTTPS बेसिकली SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के बाद लिखा जाता है, और ये एक सिक्योर सर्वर या एक सिक्योर कनेक्शन जनरेट करता है आपकी वेबसाइट के और यूज़र के कंप्यूटर के बीच में, और इसको हैक करना मुश्किल होता है। अक्सर लोग इसको भी हैक कर लेते हैं, लेकिन ओपन एंडेड जो HTTP है, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, वो सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए SSL इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस कोर्स में एक प्रॉपर हमने पूरा टॉपिक SSL के ऊपर रखा है, तो हम SSL की बात मज़ीद उस टॉपिक में करेंगे। मैं आपको ये कहूँ कि ये एक सर्टेन कॉन्सेप्ट जो है आप विकिपीडिया से जाके पढ़ लें, तो वो एक एक्सटर्नल हवाला होगा, यानी कि एक बाहर का हवाला होगा। ये काम वेबसाइट्स में भी होता है। अगर आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी हो और हर चीज़ आप खुद एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, तो आप बेसिकली लिंक्स देते हैं, और विकिपीडिया एक अच्छा रिसोर्स है। लेकिन आप सिर्फ विकिपीडिया पे नहीं, बल्कि बाकी वेबसाइट्स के भी लिंक्स देते हैं। सो ऐसा कोई भी लिंक जो आपकी वेबसाइट से आपके यूज़र को किसी और वेबसाइट पे ले जाए, वो लिंक एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। एक्सटर्नल लिंक्स अच्छी बात है, आपको एक्सटर्नल लिंक्स वहाँ लगाने चाहिए जहाँ ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि अगर आप एक रिसर्च का हवाला दे रहे हैं, तो आप वो रिसर्च खुद तो नहीं लिख सकते, तो आप बेसिकली उस वेबसाइट का लिंक देंगे जहाँ पर वो रिसर्च पड़ी हुई है, और यूज़र चाहेगा कि वो आपके पॉइंट को तो अंडरस्टैंड करे, लेकिन फिर उस रिसर्च का भी मुतालिया करे जाके, ताकि वो एक डीपली उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स ये दोनों वैलिड हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि जब आप किसी वेबसाइट को लिंक करते हैं, तो आपको उसकी अथॉरिटी भी अंडरस्टैंड करनी होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक करते हैं और वो वेबसाइट अगर अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो गूगल ये समझेगा कि आप उस खराब वेबसाइट को या उस गलत वेबसाइट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल आपको इस बात की पेनल्टी दे सकता है, और हमें अवॉइड करना है ऐसी पेनल्टी जो कि हम किसी और को लिंक देने से हमें मिल सकती है। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ लिंक्स दें, लेकिन लिंक्स उन वेबसाइट्स को दें जो कि एक अच्छी वेबसाइट तस्वुर होती है। अगर आप ऐसी वेबसाइट्स को लिंक देंगे जो कि वैसे ही गूगल से ऑलरेडी पेनलाइज्ड हैं, गूगल ने उनको स्पैम के तौर पे उसको अपने इंडेक्स से निकाला हुआ है, या वैसे ही वो देखने में आपको लग रहा है कि ये वेबसाइट अच्छी नहीं हो सकती, तो ये जजमेंट आपने करनी है। लेकिन ये जजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी वेबसाइट्स को लिंक देंगे, तो ये एक्सटर्नल लिंक्स आपके लिए मसला बन सकते हैं। तो आपने इनको मिनिमाइज़ करना है, और आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम आप दूसरी वेबसाइट्स को लिंक दें, और अगर दें तो अच्छी वेबसाइट्स को लिंक दें, ना कि आप गलत वेबसाइट्स को लिंक दें। सो ये काम सिर्फ आपने अपने लिए नहीं करना। यकीनन जिस भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे वो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किनको लिंक्स दे रहे हैं। सो अगर वेबसाइट पहले से बनी हुई है और वो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो आपको पूरी वेबसाइट का एक ऑडिट करना होता है, जिसके तहत आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे कितने लिंक्स जा रहे हैं। और अगर वो आपको लगे कि गलत जा रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करें या आप खुद जज करें कि ये ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्या ये वेबसाइट अच्छी है। अगर दोनों चीज़ें आपको लगती हैं सूटेबल हैं, तो ज़रूर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नहीं है, तो आप इससे इज्तनाब करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको हर्ट करेगी और ये आपकी एसईओ के लिए अच्छी बात नहीं है। ब्रेड क्रम्स बेसिकली आपके इंटरनल लिंकिंग को ही बेहतर बनाते हैं, और ये एक टेक्निकल टर्म है जिसमें आपको ये मेन्यू का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप पेज बाय पेज जैसे जैसे आप डीप लेवल में चले जाते हैं, वो आपको एक पाथ बताता है कि आप कहाँ से चले थे या आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं।
इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन अगर हम पहले ये स्क्रीनशॉट देखें तो ये मैंने मोबाइल फ़ोन्स इन पाकिस्तान के नाम से एक सर्च की और मुझे कुछ रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट नज़र आए। आप कुछ भी सर्च करें तो आपको भी इस तरह के रिजल्ट्स नज़र आते हैं। इसमें अंडरस्टैंड ये करना है कि ये जो पहले 4 लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 4 लिंक्स में क्या सिमिलैरिटी है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 4 लिंक्स प्रॉपरली, जिस तरह से वो हमने वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात की थी, वो पेज बाय पेज अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें उनका मेन पेज है, फिर स्लैश के बाद एक उनका सब पेज है और फिर स्लैश के बाद एक और पेज है। तो गूगल वो आपके यूआरएल को अपने सर्च रिजल्ट में भी दिखाता है और वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। लेकिन अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि इंटरेस्टिंगली नीचे वाले जो 3 रिजल्ट्स हैं वो पहले 4 रिजल्ट से डिफरेंट हैं। आप देखेंगे कि पहले 4 रिजल्ट्स में यूआरएल स्लैश के बाद प्रॉपर यूआरएल का जिस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है उस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे वाले 3 रिजल्ट्स में जितने भी यूआरएल्स हैं उनमें स्लैश नहीं नज़र आ रहा आपको। उनमें बेसिकली एक पेज का यूआरएल है जो होम पेज का यूआरएल है, फिर इनर पेज यानी कि जो एक सब पेज था उसका नाम आ रहा है, ना कि उसका वो यूआरएल आ रहा है। और फिर इसी तरह से एक एक यूआरएल आप देख रहे होंगे सेकंड लास्ट पे, जिसका आगे थर्ड लेवल पे भी नाम आ रहा है, उसका स्लैश नहीं आ रहा। ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं? बेसिकली ये दोनों डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि नीचे वाले 3 लिंक्स जो हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर या उनके पेजेस के ऊपर ब्रेड क्रम नेविगेशन इंस्टॉल्ड है। यानी कि गूगल को ये पता है कि ये पेज का पेरेंट पेज कौन है और उसका पेरेंट पेज कौन है। यानी कि वो पूरा पाथ अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये पेज कहाँ से चला और कहाँ तक जा रहा है। तो ये हम गूगल को बता सकते हैं खुद से अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन अगर ये काम बाकी वेबसाइट्स भी कर लें तो वो भी बेहतर हो सकती हैं। आपको मैं ये दिखाता हूँ कि जैसे कि एक रिज़ल्ट दराज़ का आ रहा था, अगर मैं उसी पेज के ऊपर क्लिक करके उसकी वेबसाइट के ऊपर जाऊँ, तो आप देखेंगे कि मेन्यू में आपको पूरा पाथ नज़र आ रहा है कि पहले आप होम पेज के नीचे मोबाइल्स का पेज है और उसके नीचे एक और पेज है। सो अल्टीमेटली आपको वो एक पूरा पाथ नज़र आ रहा है कि आप इस वक़्त मोबाइल्स के पेज के ऊपर हैं, उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स का पेज है एंड देन उसके ऊपर होम पेज है। इस बात की वजह से यूज़र को ये आसानी होती है कि यूज़र ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि हाँ भाई, मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ से ये पेज चला था और इसके पेज का पेरेंट पेज कौन है और उसका पूरा पाथ क्या है। ये चीज़ गूगल को भी हेल्प करता है वो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में। और आप जब ये स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं, जब ये नेविगेशन लगाते हैं, तो गूगल इसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने सर्च रिजल्ट में आपको वहाँ भी हायरार्की दिखाता है कि होम पेज के नीचे मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट का पेज है, उसके नीचे मोबाइल्स का पेज है। ये इंपॉर्टेंट 2 रीज़न्स की वजह से है। एक तो ये कि जब आप यूआरएल देखें तो यूआरएल जब जो लंबे यूआरएल हैं वो कट रहे हैं, उसमें प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, उसमें डॉट डॉट लगा के गूगल उनको ट्रंकेट कर देता है, मतलब कि वो एक्स्ट्रा लेटर्स को छोटा करने के लिए उनको काट देता है। तो पढ़ने में आपको समझ नहीं आती कि वो यूआरएल क्या है। लेकिन अगर आप नीचे वाले यूआरएल देखें तो वो कट नहीं रहे हैं, बाकायदा उनके नाम लिखे हुए हैं और वो गूगल में देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं कि हाँ भाई, ये प्रॉपर वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। तो यूज़र को भी हेल्प मिलती है और आपकी अगेन एसईओ को भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तो आप ऊपर रैंक भी करेंगे। दराज की तरह मैंने ओएलएक्स की वेबसाइट भी देखी, तो ओएलएक्स की वेबसाइट में भी आप देखेंगे कि ब्रेड क्रम्ब लगे हुए हैं और ये ऑलमोस्ट आप हर वेबसाइट पे देखेंगे कि ये लगे हुए होते हैं। सवाल ये है कि ये आप कैसे लगाएंगे। तो बेसिकली आपको पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रेड क्रम्ब्स आपको चाहिए, और ये ब्रेड क्रम्ब्स आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहे होंगे कि वो किस तरह से हायरार्की या लेवल्स के ऊपर डिवाइडेड है। लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है। सो लेवल 3 के पेज के ऊपर लेवल 2 और लेवल 1 का पाथ होगा, वो आप अपने डेवलपर से कहेंगे या आप खुद भी सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत एचटीएमएल अंडरस्टैंड करते हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। और यही काम अगर आप वर्डप्रेस में करना चाहें तो वर्डप्रेस में आपको अक्सर प्लगइन मिल जाते हैं जो कि ये आपको हेल्प करते हैं ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए। लेकिन इन शॉर्ट, ब्रेड क्रम्स आपको लगानी है। ये बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है आपकी वेबसाइट के लिए। इससे आपकी एसईओ बहुत बेहतर हो जाती है, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग हो जाती है और अल्टीमेटली गूगल आपको उसका बेनिफिट देता है आपके पेजेस को प्रॉपरली गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो करके। जिस तरह किसी भी ऑफिस में एक गार्ड का ये काम होता है कि वो गैर मुतल्लिका लोगों को कुछ ख़ास जगहों पे ना जाने दे और वो लोगों को ये बता सके कि क्या आपने एक्सेस करना और क्या आपने एक्सेस नहीं करना। उसी तरह से रोबोट्स डॉट टी फाइल भी एक गार्ड के तौर पे रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे जैसे सर्च इंजन बढ़ते चले गए इनका बिहेवियर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी हो गया। सो रोबोट्स डॉट टी फाइल बेसिकली
गूगल या दूसरे सर्च इंजन के जो बॉट्स और क्रॉलर्स हैं जो आपकी वेबसाइट क्रॉल करते हैं, उनका बिहेवियर या उनका फ्लो कंट्रोल करता है। इस फाइल के तहत आप उनको ये बता सकते हैं कि क्या इंडेक्स करना है, क्या इंडेक्स नहीं करना। सो आप स्पेसिफिकली कमांड्स लिख सकते हैं कि आप सर्च इंजन्स को, स्पेसिफिकली गूगल या जितने भी सर्च इंजन्स हैं, उनको आप मुश्तरका तौर पे या एक-एक करके मना कर दें कि कौन सी सेक्शंस आपके वो एक्सेस कर सकते हैं, कौन से सेक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। robots.txt फाइल देखने में कुछ इस तरह की है। ये बेसिकली सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे आप अपने सिस्टम में टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, वैसे यही एक एग्जैक्टली टेक्स्ट फाइल होती है और इसमें इसी तरह से कमांड्स लिखी जाती हैं जो कि मेनली 3 कमांड्स हैं। सबसे पहले आप यूज़र एजेंट डिफाइन करते हैं। वो यूज़र एजेंट मतलब कि किस सर्च इंजन या किस रोबोट या क्रॉलर की बात हो रही है वो आप मेंशन करते हैं। अगर आप ये स्टैटिक लिखेंगे इसका मतलब ये है कि सबकी बात हो रही है, मतलब कोई भी बॉट होगा उसके नीचे जितनी भी कमांड्स आप लिखेंगे वो उस बॉट पे सब पे वैलिड होंगी। लेकिन अगर आप एक कमांड एक बॉट के लिए लिखना चाहते हैं और एक कमांड दूसरे बॉट के लिए लिखना चाहते हैं तो आपको हर बार एक यूज़र एजेंट डिफाइन करना होगा और उसके नीचे फिर आप उसकी कंडीशंस बता सकते हैं। कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली अलाउ, डिसअलाउ और सेट मैप, ये 3 कंडीशंस होती हैं। अलाउ हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने अलाउ लिखना है तो आप ना भी लिखें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक इजाज़त होती है कि हैं कि वो सर्च इंजन जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई वेबसाइट के ऐसे सेक्शन जो गूगल या दूसरे सर्च इंजन तक ना जाएँ, आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा बाकायदा डिसअलाउ करके, जिसकी कमांड ये होगी डिसअलाउ कॉलन आगे पाथ। वो पाथ वही पाथ है जो हमने स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंड किया था, लेकिन ये होम पेज के बाद जो स्लैश के बाद जो स्टार्ट होगा, ये पाथ आप बताएँगे। ये पाथ एक फ़ोल्डर का भी हो सकता है, ये पाथ एक पेज का भी हो सकता है, ये पाथ एक फ़ाइल का भी हो सकता है। फ़ाइल यानी कि आपकी कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, कोई इमेज फाइल हो सकती है या किसी भी तरह की फाइल। सो ये तीनों तरह के पाथ्स आप डिफाइन करते हैं और इसके तहत गूगल या बाकी सर्च इंजन्स को ये क्लियर हो जाता है कि ये कंटेंट क्रॉल नहीं करना। सो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमें robots.txt फाइल क्यों चाहिए? robots.txt फाइल हमें इसलिए चाहिए कि जब जैसे-जैसे डिजिटल वर्ल्ड में एडवांसमेंट आ रही है, सर्च इंजन्स भी नए-नए आते जा रहे हैं। अब हर सर्च इंजन की कोशिश होती है कि वो सब तरह का कंटेंट इंडेक्स कर ले और उसके बाद वो लोगों को दिखाए। लेकिन कुछ जो स्पेशल किस्म की जो वेबसाइट्स हैं, वो नहीं चाहती हैं कि उनका सब का सब कंटेंट गूगल में अवेलेबल हो, या वो नहीं चाहते हैं कि सबका सब कंटेंट किसी और सर्च इंजन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। तो इस सूरत में वेबसाइट्स क्या करती हैं या वेबसाइट ओनर्स ये करते हैं कि वो कंटेंट को ब्लॉक करते हैं, और वो ब्लॉक करने से ये होता है कि वो कंटेंट उस सर्च इंजन में नज़र नहीं आता और जो नज़र आता है सिर्फ एसईओ उसके ऊपर फोकस्ड हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि robots.txt फाइल आपकी तरफ से एक गार्ड का रोल तो प्ले करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सर्च इंजन इसको फॉलो भी करे। जितने भी अच्छे सर्च इंजन और बड़े सर्च इंजन हैं सब इसको फॉलो करते हैं, यानी कि गूगल, बिंग या दूसरे बड़े सर्च इंजन वो आपकी robots.txt को ऑनर करेंगे। ऑनर का मतलब ये है कि जो आपने मना किया है उससे मना हो जाएंगे, जिसको आपने अलाउ किया है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये गारंटी नहीं है, बस ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बट ऐसे सर्च इंजन का हमें कोई ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि हमारी एसईओ या बड़े सर्च इंजन वो सिर्फ गूगल और बिंग की हद तक ही महदूद हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप ये देख सकते हैं कि 2 कंपैरिजन है। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो है जिसमें कोई रोबोट्स की फाइल नहीं है, और गूगल या कोई भी सर्च इंजन आएगा तो वो सारे पेजेस पे क्रॉल करता चला जाएगा, क्योंकि अगर robots.txt फाइल का ना होना ऐसा ही है जैसे कि आपने उनको इजाज़त दे दी है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे गार्ड नहीं है तो जो मर्जी अंदर आ जाए और जहाँ मर्जी चला जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसके साइड पे अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो वही सर्च इंजन्स अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे और इस दफ़ा एक robots.txt की फाइल लगी हुई है जिसमें हमने मना किया है कि कुछ पेजेस पे नहीं जाना, जिसमें से एक एडमिन का पेज है और एक टेम्परेरी पेज है या एक प्राइवेट पेज है। अब ये क्या है बेसिकली कि जितने भी सर्च इंजन आएंगे वो फ्रीली रोम अराउंड नहीं कर सकते। वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे और वो जब इस robot.txt हमारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे वो सिर्फ उन्हीं पेज को फॉलो करेंगे जिन पेज को हमने अलाउ किया है या जिन पेज को हमने ब्लॉक नहीं किया। जिनको हमने ब्लॉक कर दिया है वो उन पेजेस को क्रॉल नहीं करेंगे। जब वो पेजेस को क्रॉल नहीं करेंगे इसका मतलब वो पेजेस को इंडेक्स भी नहीं करेंगे।
इस वीडियो में हम बात करेंगे कि robots.txt कैसे जनरेट करते हैं और उसको कैसे अपने सी पैनल में अपलोड करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। रोबोट टेक्स्ट जनरेटर ढूंढने के लिए मैं एक न्यू टैब ओपन करूंगा, गूगल में सर्च करूंगा रोबोट्स टेक्स्ट जनरेटर, एंटर करूंगा तो आपको बेशुमार रिजल्ट्स मिलेंगे। ये पहला रिजल्ट इंटरनेट मार्केटिंग निंजास का आ रहा है। ये टूल अच्छा टूल है, मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये टूल जो है इस तरह से खुल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अलाउ और डिसअलाउ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लेट्स से अपनी पूरी वेबसाइट को अलाउ करना है, तो मेरी पूरी वेबसाइट ये स्लैश से डिफाइन होगी। मेन डायरेक्टरी जो है मेरी स्लैश के साथ, उसको मैं ऐड डायरेक्टरी करूँगा। तो अब देखें नीचे वो अलाउ उसने कर दिया, यूज़र एजेंट उसने खुद ही सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप इस टूल में अलाउ या डिसअलाउ, उसके बाद यूज़र एजेंट, क्या आपने किसी एक सर्टन सर्च इंजन के लिए अलाउ या डिसअलाउ करना है या आपने हर सर्च इंजन के लिए करना है, तो वो स्टैटिक का साइन आएगा और उसके बाद आपने उसका पाथ बताना है। जब आप ये बता देंगे तो नीचे एक डायरेक्टिव ऐड हो गया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मैंने अपनी एक सर्टन डायरेक्टरी को तब के लिए ब्लॉक करना है। और सर्टन डायरेक्टरी क्या है कि जी जैसे मैंने टेस्ट एक कोई पेज बनाया और मैं चाहता हूँ कि वो डायरेक्टरी जो है, वो पेज या डायरेक्टरी जो भी आपने पाथ देना यहाँ पर, वो डिसअलाउ हो जाए कि कोई भी सर्च इंजन या कोई भी बॉट आए और इसको क्रॉल ना करे। तो इसको डिसअलाउ करने के लिए यहाँ डिसअलाउ सेलेक्ट किया। इंजन मैंने सर्च इंजन यूज़र एजेंट जो है सारे कोई भी सब पे अप्लाई होगा, किसी एक पे नहीं होगा। और पाथ मैंने बताया, मैं इसको डायरेक्टिव ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे डिसअलाउ वो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश हो गया। तो ये आप इसी तरह से अलाउ और डिसअलाउ किस सर्च इंजन के लिए आपने करना है और किसके लिए नहीं करना, वो आप कर सकते हैं। फाइनली अगर मैंने अपना साइट मैप यहाँ पर ऐड करना है तो अपना साइट मैप यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने मेरा साइट मैप का यूआरएल है स्लैश साइट मैप .xml। तो गूगल को अगर आप साइट मैप रोबोट्स में ही दे दें तो वो उसको ज़्यादा बेहतर समझता है। मैंने उसको यूआरएल दे के अपडेट किया तो नीचे देखें साइट मैप कॉलन, उसने मेरा पाथ जो है साइट मैप का वो रोबोट्स को यहीं से बता दिया। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि रोबोट्स टेक्स्ट फाइल के अंदर सब सर्च इंजन को, सब बॉट्स को ये फ़ौरन से पता चल जाता है कि अच्छा ये हमारी डायरेक्शन है, क्या अलाउ है हमें क्रॉल करना, क्या अलाउ नहीं है। और उसके बाद हमने जितने भी यूआरएल इस वेबसाइट में हैं वो साइट मैप में पड़े होंगे, तो यहीं से वो इजीली एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, डाउनलोड का बटन नहीं है तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब मैं इसको अपलोड करूँगा अपने सी पैनल में, तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कॉपी किया। तब आप अपनी होस्टिंग में जाएंगे तो उसके कंट्रोल पैनल में लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको सी पैनल या कंट्रोल पैनल नज़र आएगा। ठीक है, ये मल्टीपल होस्टिंग का डिफरेंट हो सकता है। तो आपने अपने सी पैनल में जाना है और वहाँ से फाइल मैनेजर पे जाना है। ये फाइल मैनेजर आप क्लिक करेंगे तो ये मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है, तो ये मेरी होस्टिंग का फाइल मैनेजर है। और इस तरह का अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है पहले किसी सी पैनल में लॉगिन करके फाइल मैनेजर ओपन करना, तो आपको ये आइडिया होगा ये क्या होता है। इसमें मेरी जो वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं वो पब्लिक HTML के अंदर है। यहाँ से मैं पब्लिक HTML को क्लिक करता हूँ तो मेरी एक मेन वेबसाइट है, उसके अंदर मैंने ऐड ऑन वेबसाइट्स रखी हुई है, जिसमें मैंने आपकी ये जो डमी वेबसाइट है, जो टेस्ट HTML की वेबसाइट है, ये मैंने क्रिएट की हुई है। मैं इस पर जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इस डायरेक्टरी के ऊपर ये मेरा index.html ये फाइल मौजूद है। ये वेबसाइट मेरी जो है वो प्लेन HTML में है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी प्लेन HTML एक वेबसाइट मौजूद है ऑलरेडी। और इसके आगे मैं robots.txt फाइल चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास अभी रोबोट्स मौजूद है कि नहीं। तो मैंने इसको ओपन किया तो आप देखेंगे कि इसमें यूआरएल नहीं है, ये ब्रोकन यूआरएल है क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती अभी। तो मैं यहाँ जाके इधर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैं रखूँगा robots.txt। ठीक है, और ये कहाँ सेव हो रही है, ये मेरे इसी फोल्डर में सेव हो रही है। यहाँ क्रिएट न्यू मैं कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी इसको मैं एडिट करूँगा, राइट क्लिक करके मैंने एडिट पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसको एडिट पे दोबारा क्लिक किया तो मेरे सामने ये फाइल का एडिटर खुल गया। वो जो मैंने यहाँ से कमांड्स इसके लिए बनाई थी वो यहाँ से कॉपी की और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये रोबोट्स फाइल जो है अब ना सिर्फ एग्जिस्ट करती है बल्कि ये अपडेट भी हो जाएगी। इसको सेव करने के लिए यहाँ टॉप राइट में सेव चेंजेस का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ये वेब से फाइल सेव होगी तो अब आप देखेंगे कि ये पाथ जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, अभी मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो ये फाइल ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो जो पाथ मैंने इसको जो कमांड्स देनी थी अलाउ की और डिसअलाउ की और साइट मैप की, तो वो सब मौजूद है यहाँ पर। तो ये मेरी रूट डायरेक्टरी यानी कि जो मेरी वेबसाइट की मेन डायरेक्टरी होती है ये आपने उसमें अपलोड करना होता है। तो जी ट्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की जितने भी यूआरएल्स हैं जो आप
रोबोट से ब्लॉक करना चाहते हैं उसको अलाउ या डिसअलाउ करके आप अपने रोबोट्स को अपडेट कर दें, साइट मैप डाल दें और अपनी वेबसाइट पे उसको रूट डायरेक्टरी में अपलोड भी कर दें। जैसे कि हमें मालूम है कि गूगल 200 से ज़्यादा फैक्टर्स मेजर करता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अभी तक हम काफ़ी फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक एक या उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो गूगल मेजर करता है। उनमें से 2 फैक्टर्स ये भी हैं कि आपका कंटेंट कितना फ्रेश है और आप कितनी फ्रीक्वेंसी से, मतलब कितनी दफ़ा आप अपना कंटेंट अपडेट करते हैं। इसकी बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक दुकान में जाते हैं या आप एक ब्रांड की आउटलेट में जाते हैं, तो आप जाके देखेंगे कि नया प्रोडक्ट क्या आया है। और अगर आप एक ऐसा ब्रांड जो बार-बार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और जब भी आप जाएँ तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है देखने को, तो आप एक्साइटेड होते हैं उसके ऊपर दोबारा जाने के ऊपर। और फिर ये भी आप देखते हैं कि वो क्या जो नया लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट है वो एक है या एक ही दिन में 10 नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो दोनों चीज़ें रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। रिसेंसी का मतलब ये है कि रिसेंटली लास्ट टाइम उन्होंने कब लॉन्च की थी, और फ्रीक्वेंसी ये है कि वो कितनी रेगुलर लॉन्चेस करते हैं। कुछ ब्रांड है जो सिर्फ सीजनल, यानी कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद वो लॉन्च करते हैं और आपको पता होता है कि जी मैंने 6 महीने बाद जाके ही नई चीज़ें देखनी है। कुछ ब्रांड है जो हो सकता है कि वो हर महीने एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे हो और वो आपको हर महीने वहाँ जाने का एक शौक पैदा होता है कि जी मैं देखूँ इस महीने क्या नया आया है या अगले महीने क्या नया आया है। सो ये वो मतलब चीज़ है जो गूगल भी मेजर करता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिज़नेस पे जाएँ जो अपनी प्रोडक्ट नई लॉन्च ना कर रहा हो और जब भी आप जाएँ वो सेम प्रोडक्ट आपको बार-बार देखनी पड़े। आप एक दफ़ा जाएँ तब भी वही प्रोडक्ट्स हों, आप फिर दोबारा जाएँ तब भी वही प्रोडक्ट्स हों, तो क्या आप उस बिज़नेस में जाएँगे दोबारा? आई डोंट थिंक सो। सो कोई भी बंदा वो बार-बार एक चीज़ देखने नहीं जाता। उसको हर बार एक नई चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो कपड़े की दुकान है, चाहे वो जूते की दुकान है या वो कोई भी आप और बिज़नेस करते हैं, तो वो लोग बार-बार एक नई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। अनटिल कि वो एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें सेम सर्विस आपको बार-बार चाहिए होती है, जहाँ पर आप बिल जमा कराने या आप कोई लोड करवाने जाते हैं। सो गूगल के लिए या डिजिटल के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। सो गूगल रिसेंसी को एज अ फैक्टर देखता है कि आपका कंटेंट लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था। अगर आपने वेबसाइट बनाई 10 साल पहले और आपने 10 साल में कोई अपडेट नहीं की, गूगल जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो देखेगा कि लास्ट टाइम इस पे नया कंटेंट तकरीबन 10 साल पहले आया था या 5 साल पहले आया था, डिपेंडिंग ऑन कि अपनी वेबसाइट आप कितनी देर में रेगुलर कितनी दफ़ा और कितनी जल्दी अपडेट करते हैं। पॉइंट ये है कि गूगल चाहता है कि आप फ्रेश कंटेंट डालें। फ्रेश कंटेंट डालने का मतलब क्या है कि आप हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप नया कुछ ना कुछ गूगल को दें ताकि जब भी वो आपकी वेबसाइट पे आए, उसको नया कुछ मिले। अगर उसको नया कुछ मिलता रहेगा, तो गूगल बार-बार आता रहेगा। गूगल बार-बार आने का मतलब ये है कि गूगल आपका सारा कंटेंट इंडेक्स करेगा और गूगल में शो भी करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका नया कंटेंट गूगल में आ जाएगा और जब लोग कुछ कीवर्ड सर्च करेंगे जिसके अगेंस्ट आपने वो कंटेंट क्रिएट किया था, वो उनको मिलना भी शुरू हो जाएगा। गूगल आपको पेनलाइज़ इस तरह से करता है, अगर आप अपना कंटेंट ना डालें, वो बार-बार आपकी वेबसाइट पे आना बंद कर देता है। अगर वो जब भी आए उसको सेम कंटेंट मिले, तो वो दोबारा देर बाद आएगा और अगर फिर उसको वही सेम कंटेंट मिले, तो वो दोबारा एक और लंबा गैप देगा, उसके बाद आएगा। वो करते-करते एक वक़्त ऐसा होगा कि वो महीनों आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ये पता है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ उसको नया नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप ये देखें कि न्यूज़ वेबसाइट्स में जैसी खबर अखबार में पब्लिश होती है, वैसे ही गूगल में सर्च भी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़ की वेबसाइट में चूँकि कंटेंट बड़ा फ्रीक्वेंटली और बड़ी तेज़ी से अपडेट होता है, तो उसका हर दफ़ा कंटेंट कुछ घंटों पहले ही पोस्ट हुआ होता है या कुछ मिनट्स पहले ही पोस्ट हुआ होता है। तो एक तो उसमें रिसेंसी बहुत होती है कि अभी-अभी पोस्ट हुआ, जब भी गूगल आता है उसको कुछ नया मिलता है। फिर एक उसमें ये भी चीज़ बड़ी काउंट होती है कि उसमें कितना कंटेंट पोस्ट हो रहा है। अब चूँकि न्यूज़ का बिज़नेस ही कंटेंट है, तो वो 10, 15, 20 तो बहुत कम बात है। तकरीबन 50-60 आर्टिकल, मे बी 100 आर्टिकल्स भी हर रोज़ पब्लिश कर रहे होते हैं। सो गूगल जब भी आता है तो उसको 100 नए आर्टिकल इंडेक्स करने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो उन वेबसाइट्स को ज़्यादा जल्दी क्रॉल करता है और कुछ ही मिनट्स में वो फ़ौरन सबको क्रॉल कर लेता है। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए हमें भी अंडरस्टैंड ये करना है कि हमारे बिज़नेस के लिए रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंसी यानी कि हमें फ्रेश कंटेंट हर वक्त चाहिए और फ्रीक्वेंसी यानी कि हमें बार-बार कंटेंट डालना है,
तो हम हर हफ्ते, हर रोज़ या हर महीने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लें ताकि गूगल जब भी आए उसको पता हो कि ये वेबसाइट लाइव है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें गूगल को बार-बार अपनी वेबसाइट पे क्यों बुलाना है? क्यों हम रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी को फोकस करें? वेबसाइट बन गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है गूगल आए या ना आए? जी, फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आपकी कंटेंट अपडेटेड नहीं होगा, अगर वो रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी गूगल को लगेगा कि कम है या बिल्कुल नहीं है, तो गूगल आपकी वेबसाइट में आना छोड़ देगा और इससे नुकसान ये होगा कि जब आप नया कंटेंट पब्लिश करेंगे, तो वो गूगल में जल्दी एक तो नज़र नहीं आएगा और दूसरा ये कि गूगल आपको प्रमोट भी नहीं करेगा क्योंकि गूगल को ये लगता है कि अगर आप अपने बिज़नेस के बारे में सीरियस नहीं हैं, तो वो भी आपको एक्सपोज़र नहीं देगा। और ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है जब आपका कंपेटिटर सेम बिज़नेस में सेम कंटेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहा है। सो जब वो फ्रीक्वेंटली अपडेट करेगा, गूगल उधर ज़्यादा जाएगा और उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा। लेकिन इस सब में हमने एक जो चीज़ मिस की वो थी यूज़र्स। तो यूज़र्स भी अगर आपकी वेबसाइट पे बार-बार आ रहे हैं, उनको वही पेजेस सेम मिल रहे हैं, उनको कोई नया कंटेंट नहीं मिल रहा, तो भी आना छोड़ देगा क्योंकि उसको पता है कि जब भी वो आएगा उसको वही चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आपका कंटेंट रोज़ अपडेट हो रहा हो और यूज़र को कुछ नया देखने को मिलता हो, तो बार-बार आएगा, उससे आपका जो है वो एक ट्रैफ़िक भी बढ़ेगी, यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और अगेन वो पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी कि वो दूसरे लोगों को भी बताएँ कि जी ये वेबसाइट है जो रेगुलरली कंटेंट अपडेट करती है और वो नया कंटेंट ऐड करती है। तो रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी देखने में तो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, और इसका शायद डायरेक्ट एसईओ पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा। लेकिन ये इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर आपका कंटेंट अपडेट नहीं हो रहा और एक फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आ रहा, तो गूगल आपको डिमोट करेगा, यूज़र आपको छोड़ के चला जाएगा और अल्टीमेटली आपकी एसईओ जो एक्सपर्ट्स हैं, वो फ्लॉप होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि ना सिर्फ गूगल बल्कि हमें भी यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना है और जितना हमारा यूज़र खुश होगा उतनी हमारे लिए एसईओ भी आसान होगी। और जब हम वैल्यू प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो हम कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में हमने पेजेस की तो बात कर ली, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो पेजेस में एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ब्लॉग्स असल में हमें वहाँ हेल्प करते हैं जहाँ पर हमें बाकी पेजेस हेल्प नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जांपल, ब्लॉग्स क्या हैं? ब्लॉग्स इज़ लाइक एन आर्टिकल, कि आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर और वो एक ब्लॉग के तहत, यानी कि एक वेब ब्लॉग जो कि डायरी भी कहलाती है, वो एक डायरी के तहत एक आर्टिकल पब्लिश आपकी वेबसाइट पे हो जाता है। इसमें टेक्निकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक स्टैटिक पेज और एक ब्लॉग में बस ये मेन डिफरेंस है कि स्टैटिक पेज में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ कुछ चेंज होगा। आपने होम पेज बनाया, वो होम पेज वैसा ही रहता है, आपकी सर्विस का पेज भी वैसा ही रहता है। लेकिन अगर आप एक आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें आपके पास गुंजाइश होती है कि आप उसमें कमेंट्स ऐड करवा लें, मतलब कि लोग जाते हैं तो उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं। पेजेस पे ये नहीं होता। और आप ब्लॉग्स एक नहीं बल्कि बार-बार आप लिख सकते हैं। तो पेजेस एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ब्लॉग्स आपके अपडेट होते रहते हैं और नए ब्लॉग आपको नए-नए जो है ब्लॉग पेज पे नज़र आते रहते हैं। सो हर आर्टिकल एक पेज ही होता है, लेकिन उसके ऊपर उसकी जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मेरी नज़र में ब्लॉग्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपको वैल्यू क्रिएट करने में। जो हमने इनबाउंड की बात की, जो हमने डिजिटल मार्केटिंग के बिगर स्कोप की बात की, असल में ब्लॉग्स ही वो चीज़ हैं जो हमें उस लेवल तक लेके जाते हैं। हमने जब कीवर्ड रिसर्च का ज़िक्र किया, हमने उसमें ये देखा कि हमें गूगल सैकड़ों की तादाद में कीवर्ड निकाल के दे देता है और ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं। ये कहीं और से नहीं आते, ये गूगल खुद से नहीं निकालता। अक्सर लोग ये कीवर्ड सर्च करते हैं और वो डेटा गूगल सेव करता है और वही डेटा गूगल दिखाता है। सो गोया कि ये सैकड़ों सर्चेज़ जो हैं, वो लोगों की तरफ से सर्चेज़ हैं। उनमें कोई बहुत ज़्यादा सर्च होती हैं, कोई बहुत कम होती हैं। हम ये करते हैं कि हम अच्छे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स और जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनका ग्रुप बनाते हैं, उनको पेज के साथ असाइन कर लेते हैं। लेकिन हम जो बाकी कीवर्ड्स हैं, उनको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो ताकि वो उस पे भी हम रैंकिंग ले सकें और उस पे भी हमारा कोई ना कोई पेज बन जाए। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको मोबाइल फ़ोन्स की। जब हमने मोबाइल फ़ोन की कीवर्ड रिसर्च की, तो उसमें हमें पता ये चला कि लोग स्मार्टफ़ोन प्राइसेज़ या मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ या मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ इन पाकिस्तान ऐसे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं पेजेस बना सकता था, पर हमने उसको पेजेस बनाकर उसको वैसे पेजेस के ऊपर उन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर दिया, उनको ग्रुप कर दिया ताकि वो सिर्फ़ उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर वही पेजेस ऑप्टिमाइज़्ड रहें। लेकिन अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपने देखा हो और अगर आपको याद हो, तो उनमें बहुत सारे ऐसे भी थे कि जिनको ये नहीं पता था कि उनको फ़ोन कौन-सा चाहिए। तो अक्सर वो सर्च कर रहे थे
विच फ़ोन टू बाय और द चीपेस्ट फ़ोन अवेलेबल या फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर या बजट फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर। अब ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ और मैं उन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ कि भाई कैसे डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। अब चूंकि वो मेरी ऑडियंस सर्च कर रही है और मुझे ये पता चल गया क्योंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च की है, और अब हम क्या करेंगे, वो इनबाउंड वाला एलिमेंट यहाँ पर आपको समझ आएगी कि वैल्यू ड्राइव करेंगे हम, वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अपने कंटेंट के थ्रू। सो आपने एक स्टोर तो बना लिया, लेकिन आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप हर महीने एक पोस्ट लिख सकते हैं, टॉप 10 फोन्स ऑफ द मंथ। इसमें आपके लिए बड़ी आसान होगी क्योंकि आपके पास तो कंटेंट आ रहा है, आपको पता है कि कौन से फ़ोन चल रहे हैं और कौन से फ़ोन नहीं चल रहे हैं। वो रेटिंग के तहत आप डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप 10 फ़ोन्स कौन से हैं जो आप अपने उसके ऊपर एक आर्टिकल आप लिख सकते हैं। सो जून, जुलाई, अगस्त हर महीने का एक आप आर्टिकल पब्लिश करें, तो लोग आपको इस बात पे पसंद करेंगे कि भाई ये वो वेबसाइट है जो हर महीने हमें ये गाइड करती है कि वो टॉप 10 फ़ोन्स कौन से हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने नहीं भी बाय करना, अब हर महीने तो कोई फ़ोन बाय नहीं करेगा। लेकिन जब भी वो करेगा, वो आपके पास आएगा और आपके उस ब्लॉग को आके पढ़ेगा कि भाई मैं देखूँ कि इस महीने का टॉप 10 में से वो कौन से फ़ोन्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से आप और भी अपनी कंटेंट को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को अपना मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है या उसको एक सर्टेन एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं कि हाउ टू फिक्स अ सर्टेन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है कि हाउ टू फिक्स योर स्क्रीन एरर या हाउ टू क्लीन योर मोबाइल। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अपना मोबाइल साफ़ कैसे करना है। अब इसके ऊपर एक पेज बनाना सेंस नहीं बनती, लेकिन आप इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे, जब वो आर्टिकल लोग पढ़ना चाहेंगे, तो उसके ऊपर कमेंट्स भी करेंगे, अपने फीडबैक भी देंगे, बड़ी एक एंगेजमेंट क्रिएट हो जाती है और गूगल भी इस बात को पसंद करता है। इसमें आपके वो रिसेंसी और वो फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट भी कवर होते हैं। तो जब भी आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे, हर हफ्ते या हर दिन या हर दूसरे दिन, वो एक फ्रीक्वेंसी के तहत वो रिसेंसी रहेगी क्योंकि गूगल को जब भी आएगा, उसको ये पता होगा कि आप हर रोज़ यानी कि हर रेगुलरली आप कंटेंट अपडेट कर रहे हैं। सो और फ्रीक्वेंसी में ये भी पता चल जाएगा कि ये रेगुलरली एक फ्रीक्वेंटली कंटेंट डाल रहे हैं और वो लोगों को हेल्प कर रहा है और वो आपको रैंक करने में भी मदद कर रहा है। असल में ये चीज़ तो यहाँ तक तो बड़ी अच्छी लगती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब लोगों को लिखना पड़ता है। आप राइटर हायर कर सकते हैं या आप खुद भी लिख सकते हैं। लिखने की लिमिटेशन नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लिखने में ये प्रॉब्लम आती है कि हम लिखें क्या? सो मैं तो आपको एक 101 आइडियाज़ बता सकता हूँ कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। आपको बैठ के ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी प्रोडक्ट क्या है और वो क्या-क्या ढूँढ रही होगी आपकी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल दें मोबाइल फ़ोन स्टोर की, तो आप जैसे मैंने पहले बताया एक लिस्ट पोस्ट डाल सकते हैं हर हफ़्ते कि भाई इस हफ़्ते की या इस महीने की कौन से टॉप मोबाइल्स हैं। आप फिर एक लिस्ट ये भी बना सकते हैं कि कौन से बजट फ़ोन्स हैं जो लोगों को लेने चाहिए। आप टियर बना दें कि हाई एंड फ़ोन्स कौन से हैं, लो एंड फ़ोन्स कौन से हैं और मिडल रेंज में कौन से आते हैं। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप सालाना लिस्ट बना सकते हैं कि 2018, 2019 कौन से फ़ोन अच्छे हैं, आप इस पे बात कर सकते हैं। फिर आप इसमें और भी क्रिएटिव हो सकते हैं। लेट्स सपोज़ आप मुकाबला करवा सकते हैं कि जी सैमसंग वर्सेस एप्पल। तो सैमसंग के फ़ोन के फीचर्स क्या हैं, एप्पल के फ़ोन के फीचर्स क्या हैं, आप कंपेयर करें क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं अपनी इंडस्ट्री के, लोग आपको पढ़ना पसंद करेंगे और यही कंटेंट आपको एसईओ में रैंकिंग भी देगा और आपको ऊपर आने में हेल्प भी करेगा। इसी तरह से आपको पास और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग ये भी पसंद करते हैं कि भई ये जो वेबसाइट चला रहा है, ये जो बिज़नेस चला रहा है, ये है कौन? इसके पीछे कौन सी टीम बैठी हुई है? सो आप क्यों ना अपनी प्रमोशन भी करें? लोग पैसे दे के अखबारों में अपनी तस्वीरें छपवाते हैं। आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप मुफ्त में अपनी वेबसाइट में अपनी पब्लिसिटी करें। तो आप हर अगर आप कोई डिनर करते हैं टीम के साथ या अगर आप कोई पार्टी करते हैं, आप कोई ट्रिप लेके जाते हैं, उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखें ताकि लोगों को ये पता चले कि ये भी इंसान है और जो इस बिज़नेस को चला रहे हैं, लोग एसोसिएट करेंगे आपसे, वो उनको अच्छा लगेगा। इसी तरह से आप अपनी टीम के इंटरव्यूज़ डाल सकते हैं कि कोई आपके साथ काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो काम तो कर रहा है, पैसे भी ले रहा है आपसे, लेकिन एक डेडिकेशन होती है, एक शौक होता है। जब आप वो शो करेंगे लोगों को, तो बेसिकली वो आपका एक ह्यूमन एलिमेंट नज़र आएगा लोगों को कि भाई ये एक अच्छी टीम है और ये अपने काम को बड़ी सीरियसली लेती है और ये चीज़ आपकी ऑडियंस को पसंद भी आएगी और अगेन गूगल तो उसको पसंद करेगा ही क्योंकि हम हर उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखते चले जा रहे हैं, जो लोग ढूँढ रहे हैं और ये कि हम फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन कर रहे हैं, हम रिसेंसी भी मेंटेन कर रहे हैं और एक अच्छे कंटेंट वाली वेबसाइट को गूगल ऊपर रैंक करता है और आपके कंपेटिटर्स जो बिल्कुल भी
कंटेंट नहीं डाल रहे होंगे वो ऐसे ऐसा नीचे चले जाएंगे। सो ये काम चाहे आप अपनी वेबसाइट के लिए करें, चाहे आप किसी को एज अ सर्विसेज सेल करें, या आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए करें, इट डजेंट मैटर। जब आप एसईओ करेंगे आपको कंटेंट एज अ फैक्टर लेना है, और जितनी ज़्यादा आप कंटेंट पब्लिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और पब्लिश करने के लिए 101 आइडियाज़ मौजूद हैं, आप और भी आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं, आप हमसे भी बात कर सकते हैं। इसमें बेशुमार चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको रेफरेंसेस भी दें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस किस तरह से आप आइडियाज़ बैठ के जनरेट कर सकते हैं।